जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप हिमाचल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम HAS या तहसीलदार या पटवारी, TGT, JBT किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे कि कैसे हिमाचल का प्रागैतिहासिक काल से कौन कौन से हमारे पास हिमाचल प्रदेश की जानकारी है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास देखेंगे हम। सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक काल है, इस काल में ये इतिहास का वह कालखंड है जब लिपि का विकास नहीं हुआ था और इसके जो स्रोत हमारे पास हैं ये पूरा तात्विक हैं। मतलब हम इतिहास के उस टाइम की बात कर रहे हैं। इतिहास में सबसे अगर समय के हिसाब से देखें तो ये बहुत लंबा पीरियड है ना। और प्रागैतिक इतिहास काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल 30 लाख से 10,000 BC के जो समय है उसे पूरा पाषाण काल कहा गया है। फिर मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 BC। और फिर आता है नव पाषाण काल में हम 7,000 से कहीं पर 7,000 कहीं से 4,000 BC से 1,000 BC तक का समय जो हमारे पास है ये नव पाषाण काल का है। जैसे ना यहाँ पे पूरा पाषाण काल में जैसे हमारे इतिहास में जो आग की खोज होगी, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल जैसे पहिए की खोज होगी, वैसे वैसे करके इसको डिवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद लोहे की खोज होगी। इस तरह से इतिहास के भाग को बांटा गया है प्रागैतिक इतिहास काल को। तो इसके हमारे पास हिमाचल में क्या क्या सोर्स हैं, जो भी खुदाई करके हमें ज़मीन के नीचे से या पुराने समय के मिट्टी के बर्तन या सिक्के या कुछ इस तरह के जो भी एविडेंस मिलते हैं उसके अनुसार हम इतिहास का आंकलन लगाते हैं कि हमारे हिमाचल का क्या क्या इतिहास रहा है, कौन कौन यहाँ राजा रहे हैं, किन राजाओं के सिक्के मिले हैं। और एविडेंस के आधार पर ही हम सारा पूरा इतिहास खंगालने की कोशिश करते हैं। तो इसी इतिहास के काल को कहते हैं प्रागैतिक इतिहास काल। तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रागैतिक इतिहास काल है उसका क्या क्या सोर्स है हमारे पास देखते हैं। पूरा पाषाण काल यहाँ पे हमारे पास सिरसा नदी दी गई है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी के हिसाब से भी एक क्वेश्चन बनता है कि सिरसा किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पे सिरसा जो है सतलुज की सहायक है। उसके दाईं ओर नालागढ़ में इस काल के पत्थरों से बने औजार और खुरपे प्राप्त हुए। पूरा पाषाण काल के औजार और खुरपे हमारे को प्राप्त हुए सिरसा नदी के किनारे। तो फिर 1955 में बीबी लाल ने गुलेर, देहरा, डलिहारा, कांगड़ा से आदि सोन प्रकार के 72 पत्थरों के उपकरण प्राप्त किए। इसमें से कौन कौन से उपकरण थे? चापर, हस्त, कुठार और वेदनी प्रमुख थे। ये पत्थरों के ही टूल्स थे उस दौरान, क्योंकि उस दौरान जो हमारे पास मेटल नहीं थी तो उन लोगों ने पत्थर के ही औजार से वो काम चलाते थे अपना। फिर आता है GC महापात्रा। सिरसा नदी घाटी कहाँ है? सोलन में। और कांगड़ा में उत्तर पाषाण काल के पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सिरसा घाटी में सोलन वाला एरिया है, वहाँ पर भी कांगड़ा में उत्तर पाषाण काल के पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने के लिए है हमारे पास वो है सुकेत क्षेत्र। यहाँ पर सुकेत के क्षेत्र सिरमौर वाले की बात हो रही है, क्योंकि हम अगर HP का इतिहास हम जानते हैं, आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे कि सुकेत एक रियासत भी हुआ करती है जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो ये उस मंडी वाले सुकेत की बात नहीं है, एक सिरमौर वाले सुकेत की बात हो रही है। वहाँ पर 23 मार्च 1974 को डायनासोर के अवशेष मिले थे। किस नदी के किनारे? मार्कंडे नदी के किनारे। और वहाँ पर फिर एक शिवालिका फॉसिल पार्क बनाया गया जिसे सुकेती फॉसिल पार्क भी कहते हैं। तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि सुकेती या शिवालिका फॉसिल पार्क कहाँ है? सिरमौर में।
और किस नदी के किनारे है? मार्कंडे नदी। तो यहाँ पर हमारे को ये पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल। यह इतिहास का वह समय था जब हमारे पास लिपि थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। इसको हम सरल शब्दों में समझे तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय हिमाचल की क्या स्थिति रही, जब पूरे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता या सभ्यता सिविलाइजेशन का दौर था। उस दौरान हिमाचल प्रदेश के कौन कौन सी लोग थे जो हिमाचल में रहते थे, इसमें से कौन कौन सी जातियां प्रमुख थी। इसमें से हमारे पास जो 4 मुख्य जाति है सिंधु घाटी सभ्यता के हिमाचल में रहने वाली 4 प्रमुख जातियों का उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें से सबसे पहले हमारे पास कोल आती है, फिर किरात आती है, फिर नाग आती है और फिर बाद में खश आती है। इन 4 जातियों का हमारे को उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले हम जो कोल जातियों है उसके बारे में देखेंगे। कोल जाति को दस्यु के नाम से भी जाना जाता था। दस्यु जो शब्द था इनके लिए प्रयुक्त किया जाता था, ये अपमानजनक शब्द था इनके लिए। दस्यु मतलब दास, नौकर है ना, इस तरह का मतलब। तो ये अपमानजनक शब्द था जो कोल के लिए प्रयुक्त किया जाता था। और हिमाचल देश के मूल निवासी माना जाता है कोल को, जिन्होंने नवपाषाण काल युगीय संस्कृति की नींव डाली थी। नवपाषाण काल ने यहाँ पर अपनी संस्कृति की नींव डाली थी। हिमाचल प्रदेश में कोल जाति थे, इनके बसने का हमारे को कहाँ से पता चलता है? हिमाचल प्रदेश में बसने का पता इनको कुमायूं चंदेश्वर घाटियों की जो चट्टानें हैं उन पर इनका अभिलेख मिलता है कि वहाँ पर ये बसे थे कोल जाति के लोग। तो वर्तमान स्वरूप अगर हम कोल्लों का देखें तो इनको कोली, हाली, डूम, चनाल और बाड़ी जाति से मानते हैं। मतलब जो कोल्लों के जो वंशज जातियाँ आगे आगे को हमारे को देखने को मिलती है, कोली, हाली, डूम, चनाल और बाड़ी। और ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम निवासी हैं। या हिमाचल प्रदेश के अगर हमारे को एग्जाम के हिसाब से पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी सबसे प्राचीन जाति या प्रथम जाति थी, तो हम कोल करेंगे। फिर कोलों में से हमारे इनके आगे को कौन सी आई? कोली, हाली, डूम, चनाल, बाड़ी, ये जाति इनकी आगे को ब्रांचेज आई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो बसने वाली जाति थी दूसरी, उसका नाम था किरात। एचपी में प्रवेश करने वाली यह दूसरी जाति थी जिनका रिलेट मंगोल से था। ऋषि वशिष्ठ द्वारा इन्हें शीशनदेव मतलब लिंग पूजा करने वाले कहा गया है, क्योंकि ये लिंग की पूजा करते तो इनको शीशनदेव की पूजा करने वाले कहा गया है। महाभारत के वन पर्व में अध्याय 140 में इन्हें हिमालय के निवासी कहा गया है। महाभारत में भी किरातों का जिक्र हुआ है। खशों द्वारा इन्हें ऊंचे पर्वतों पर भगाया गया। फिर बाद में चल के हिमाचल में जब आर्यंस की जो तीसरी शाखा खश आएगी, उन्होंने इनको भगाकर ऊंचे क्षेत्रों में जैसे किन्नौर वाले क्षेत्र में भगा दिया। तो मनु ने किरातों का उल्लेख किया है। मनु कौन था? मनु ऋषि था। मनु के नाम पर मनाली का नाम पड़ा। मनु जब मनु से रिलेट होता है। तो कालिदास ने भी रघुवंशम में किन्नर का उल्लेख किया है। किन्नर ही किरातों की ही शाखा किन्नर है। फिर हमारे पास हिमाचल में जो तीसरी जाति देखने को मिलती है नाग। हिमाचल में हम देखते हैं कि जगह जगह नाग या नागिनी देवी की पूजा की जाती है। तो नागों का इतिहास हिमाचल में बहुत विशाल रहा है। जैसे नाग की देवता के रूप में पूजा हो जाती है। पंचवक्त्र मंडी में नागों की 10 फीट ऊंची मूर्ति है। पंचवक्त्र मंडी जो मंदिर है शिव का, वहाँ पर नागों की 10 फुट ऊंची मूर्ति है। बाकी जो नागों का तक्षक नाग था, उसने हिमालय में नाग राज्य की स्थापना की थी। तो हिमालय में जिसने नाग राज्य की स्थापना की थी वो कौन था? वो था तक्षक नाग। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों में भी नाग देवता को दिखाया गया है। जो हमारे पास हड़प्पा सभ्यता के समय की जो हमारे पास मुहरें हैं उसमें भी नाग देवता को दिखाया गया है। फिर आता है महाभारत काल में अर्जुन ने उपाली कौन थी? वासुकिना की लड़की थी, उनके साथ गंधर्व विवाह किया था। आता है अर्जुन और उपाली का प्रेम विवाह जो हुआ था। उपाली थी वासुकिना की कन्या, उससे विवाह किया था अर्जुन ने।
तो वासुकी नाग की पूजा जो की जाती है देवता के रूप में, वो चंबा, कुल्लू और भी हिमाचल के भागों में की जाती है। इसके अलावा हमारे पास मुख्य और भी नाग देवता है, जैसे कमरू नाग हो गया, बालू नाग जी हो गया, माता मनसा देवी, वो भी नागों की देवी मानी जाती है, बूढ़ी नागन है ना। तरह तरह हिमाचल में अनेक महुनाग जी हो गए, मूल महुनाग करसोग के, तो नाग देवता की पूजा की जाती है हिमाचल में। जो इनके वंशज हैं, इनके वंशज आज की डेट में हमको बेड़ा जाति के लोग देखने को मिलते हैं हिमाचल में। फिर आगे जाकर नागों के वंशज हुए बेड़ा जाति के लोग। फिर हिमाचल में बसने वाली जो चौथी जाति थी वो थे खश। कहीं कई जगह इनको खस भी कहा गया है, श और स का प्रोनाउंसिएशन किसी का अलग अलग होता है। तो बेसिकली इनका नाम जो खश था, यह आर्यो मध्य एशिया की, जब आर्य सेंट्रल एशिया से आ रहे तो तीसरी शाखा में जो लोग आए थे उनको खश कहा गया ना। इन खशों का एक प्रमुख त्योहार है, ये भुंडा उत्सव मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब खश लोग हिमाचल के, हिमालय के इस भूभाग में बसने आए तो यहाँ पर रहने वाले पहले से ही नाग या बेड़ा जाति के जो लोग थे, नागों के वंशज बेड़ा थे ना, तो इन्होंने इनको हरा के इनको भगा दिया था वहाँ से। तो इसी जीत के उपलक्ष्य पर ये भुंडा उत्सव मनाते हैं। तो ये उत्सव ये 12 वर्षों के बाद मनाते हैं। 12 वर्षों के बाद भुंडा उत्सव मनाया जाता है खशों के द्वारा, जिसमें क्या कहते हैं, नागों को हराया था इन्होंने और नागों के वंशज है बेड़ा जाति के लोग। तो इसके कारण ये मनाते हैं, नीरमंड में मनाते हैं भुंडा उत्सव। ये भी हम याद रखेंगे, नीरमंड क्षेत्र में भुंडा उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है नीरमंड में ही, तो जिसमें नाग और खश का जो युद्ध हुआ था उसका मंचन किया जाता है। फिर जो खशों के जो आगे को जैसे ब्रांचेज निकले, जिन्हें हमें कुलिंद या कनैत कहते हैं, ये खशों से निकलने वाली जातियां थी। महाभारत में उल्लेख मिलता है इनका, खशों का, कुलिंद का, कनैत का। वायु पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में इनका उल्लेख देखने को मिलता है। इनके द्वारा जो प्रमुख प्रथा चलाई गई थी वो थी बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा मतलब एक स्त्री के, एक औरत के बहुत पति हो सकते हैं। जैसे वानप्रस्थ समय जब पांडवों का चल रहा था तो उन्होंने भी, जैसे हम जानते हैं ना, द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था, मतलब 5 पति थे द्रौपदी के। तो इसी तरह की बहुपति प्रथा प्रचलित थी खशों के बीच। अभी भी ये प्रथा कहीं कहीं सिरमौर के भागों में हमें देखने को मिलती है कि एक पत्नी 2 भाई 3 भाई से विवाह करती है। फिर ग्रियर्सन के अनुसार, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि ग्रियर्सन के अनुसार हिमालयन भूभाग में प्रचलित इंडो आर्यंस कौन थे? वो थे खस। यहाँ पे हमारे को ग्रियर्सन के अनुसार हिमालयन भूभाग में प्रथम परिचित इंडो आर्यंस कौन थे? खस। इनके जो प्राचीन नाग देवता हैं, खशों के जो प्रमुख देवता हैं उनमें से शिव, शक्ति और नाग इनके प्रमुख देवता हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो ऐसे ही हम हिमाचल प्रदेश की और भी वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।